सवाल यह है कि जब बीपी बढ़ता है तो क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपसे ये पूछा है कि आपका बीपी क्यों बढ़ गया। अक्सर क्या होता है, बीपी मॉनिटर में नंबर आता है, आपके डॉक्टर उसको देखते हैं, बोलते हैं बीपी हाई है और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि पहले से दवा चल रही है या नहीं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, और फिर बीपी रीडिंग्स के हिसाब से डोज डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए वो हमेशा पूछा ही नहीं जाता कि आपकी बॉडी को किस चीज ने अनसेफ फील कराया कि बीपी को बढ़ाना आपकी बॉडी की मजबूरी हो गई। आज हम ब्लड प्रेशर सीरीज के तीसरे एपिसोड में एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाने जा रहे हैं। ये सवाल किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, किसी सिस्टम को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ लॉजिक समझने के लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार। आज हम ब्लड प्रेशर सीरीज के तीसरे एपिसोड में एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाने जा रहे हैं। ये सवाल किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, किसी सिस्टम को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ लॉजिक समझने के लिए है। सवाल यह है कि जब बीपी बढ़ता है तो क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपसे ये पूछा है कि आपका बीपी क्यों बढ़ गया। अक्सर क्या होता है, बीपी मॉनिटर में नंबर आता है, आपके डॉक्टर उसको देखते हैं, बोलते हैं बीपी हाई है और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि पहले से दवा चल रही है या नहीं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, और फिर बीपी रीडिंग्स के हिसाब से डोज डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए वो अक्सर या गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि हमेशा पूछा ही नहीं जाता कि आपकी बॉडी को किस चीज ने अनसेफ फील कराया कि बीपी को बढ़ाना आपकी बॉडी की मजबूरी हो गई। हम आज इसी बात को समझना चाहते हैं, बिना ब्लेम के, बिना इमोशन के, सिर्फ लॉजिक के साथ। बीपी अपने आप बिना वजह कभी भी नहीं बढ़ता। बॉडी बिना रीजन प्रेशर नहीं बढ़ाती। जब भी बीपी बढ़ता है उसके पीछे कोई ना कोई सिग्नल होता है। लेकिन हमारी करंट बीपी कॉन्वर्सेशन का सेंटर सिग्नल नहीं, नंबर होता है। जैसे ही नंबर आता है हम उस नंबर को नीचे लाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। ये अप्रोच इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है। जब बीपी बहुत ज्यादा हो और इमीडिएट रिस्क हो तब नंबर को जल्दी कंट्रोल करना लाइफ सेविंग होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इमरजेंसी मॉडल को लाइफ लॉन्ग मॉडल बना दिया जाता है, जब हर बीपी रीडिंग को इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, जब हर केस में पहले नंबर और बाद में रीजन आता है। धीरे धीरे हम बीपी को समझने के बजाय सिर्फ मैनेज करना सीख लेते हैं, और जब सिर्फ मैनेजमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग पीछे छूट जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स गलत हैं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आज का मेडिकल सिस्टम जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहा है उस स्ट्रक्चर में पेशेंट को सवाल पूछने की जगह बहुत कम होती है। ओपीडी में लिमिटेड टाइम होता है, पेशेंट ज्यादा होते हैं, हर विजिट में लॉन्ग डिस्कशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो चीज मेजरेबल होती है वो पहले आती है। नंबर मेजरेबल है, स्ट्रेस, स्लीप, रूटीन, हाइड्रेशन, ये सब सब्जेक्टिव हैं, इनको मेजर करना मुश्किल होता है। इसलिए ये चीजें कॉन्वर्सेशन से धीरे धीरे बाहर हो जाती है और बीपी का मतलब सिर्फ एक नंबर रह जाता है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप सिस्टम पर गुस्सा करें। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप अवेयर हो जाएं, ताकि जब आप अपना बीपी देखते हैं तो सिर्फ नंबर ना देखें, बल्कि ये भी सोचें कि बॉडी आपसे क्या कह रही है। क्योंकि जब तक सवाल सही नहीं होता जवाब भी अधूरा ही रहता है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि करंट बीपी ट्रीटमेंट मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। अक्सर बीपी ट्रीटमेंट का पहला फोकस होता है नंबर्स को सेफ रेंज में लाना। यह अप्रोच अक्यूट केस में बिल्कुल सही है। अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का रिस्क है, तो तुरंत इंटरवेंशन जरूरी होता है। लेकिन जब यह अक्यूट अप्रोच क्रॉनिक मैनेजमेंट बन जाता है तब चीजें मिस होने लगती हैं। क्योंकि क्रॉनिक बीपी का मतलब होता है कि बॉडी लंबे समय से किसी न किसी चीज से एडजस्ट कर रही है, और एडजस्टमेंट हमेशा किसी न किसी रीजन से होता है। लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में जो चीजें अक्सर इग्नोर हो जाती है वो है नींद का पैटर्न, स्ट्रेस का लेवल, रोज का रूटीन, डाइजेशन का स्टेट और हाइड्रेशन। ये सब चीजें डायरेक्टली नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। लेकिन क्योंकि इनका कोई इंस्टेंट नंबर नहीं होता है,
इन पे डिस्कशन कम होता है। बहुत लोग 5-6 घंटे सोते हैं लेकिन उनको लगता है ये नॉर्मल है। बहुत लोग लगातार टेंशन में रहते हैं लेकिन उनको लगता है ये लाइफ का पार्ट है। बहुत लोग पानी कम पीते हैं, इर्रेगुलर खाना खाते हैं, लेट नाइट्स करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को बीपी से जोड़कर नहीं देखते। जब बॉडी को कंसिस्टेंटली रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, जब नर्वस सिस्टम को कभी शांति का सिग्नल ही नहीं मिलता, तब बीपी ऊपर रहना बॉडी के लिए एक एडेप्टेशन बन जाता है। ये एडेप्टेशन डिजीज नहीं होती, ये एडजस्टमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट मॉडल में एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शायद मॉडल ये मानता है कि बीपी एक स्टैंड अलोन प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दवा है, जबकि असल में बीपी एक आउटकम होता है। और आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई बीपी का पेशेंट दवा लेने की वजह से ठीक हो गया हो। मैंने क्या बोला कि बीपी एक आउटकम है। आउटकम का मतलब होता है कि ये किसी और चीज का रिजल्ट है। अगर रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जाता तो बीपी को जितना भी दबा लीजिए, बॉडी का अंडरलाइंग स्ट्रेस वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का बीपी पहले एक दवा से कंट्रोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है, फिर डोज बढ़ जाती है, फिर दूसरी दवा जुड़ जाती है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि बॉडी स्टबर्न है, ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की स्टोरी सुनी ही नहीं जाती। इस एपिसोड का मकसद ये समझना है कि बीपी का ट्रीटमेंट सिर्फ केमिकल करेक्शन नहीं, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी मांगता है। जब हम सिर्फ नंबर को देखते हैं, हम सिर्फ एक लेयर को एड्रेस करते हैं। जब हम बॉडी के सिग्नल्स को समझने लगते हैं, तब मल्टीपल लेयर्स क्लियर होने लगते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्यों बीपी ट्रीटमेंट में व्हाई पीछे छूट जाता है। इसका जवाब किसी एक डॉक्टर या एक सिस्टम में नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का डिजाइन इमरजेंसी सेंट्रिक है। ये सिस्टम क्राइसिस को हैंडल करने में बहुत स्ट्रांग है। एक्सीडेंट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, यहां ये सिस्टम लाइफ सेविंग काम करती है। लेकिन जब बात क्रॉनिक लाइफस्टाइल ड्रिवन कंडीशंस की आती है तो वही इमरजेंसी माइंडसेट चलती रहती है। हर विजिट में लिमिटेड टाइम होता है, पेशेंट भी क्विक सॉल्यूशन चाहता है, दोनों तरफ से प्रेशर होता है। इस प्रेशर में डिटेल्ड लाइफस्टाइल की डिकोडिंग पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए जो चीज फास्ट काम करती है वो यूज होती है। इसको डॉक्टर का फेलियर नहीं कहा जा सकता है, सिस्टम का नेचर है। ये स्ट्रक्चर ही ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये सिस्टम लिमिटेड है, डॉक्टर लिमिटेशन नहीं। लेकिन इस रियलिटी को समझने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ रिपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपनी बॉडी के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। हम देखें कि कौन सी चीजें बीपी को बढ़ा रही हैं। हम अपनी नींद, स्ट्रेस, रूटीन, डाइजेशन और हाइड्रेशन को लाइटली ना लें। जब पेशेंट अवेयर होता है तब ट्रीटमेंट में डेप्थ आती है। बीपी ज्यादातर मैनेज होती है, समझा कम जाता है। जब तक समझ नहीं होती, मैनेजमेंट एक लूप बन जाता है, और जब समझ आती है तब लूप टूटना शुरू होता है। अवेयरनेस के बिना हीलिंग सिर्फ कोइंसिडेंस बनकर रह जाती है, और अवेयरनेस के साथ बॉडी का रिस्पॉन्स धीरे धीरे लॉजिकल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। यही बीपी जर्नी का नेक्स्ट लेवल है, मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अगले एपिसोड में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, बीपी का स्ट्रेस। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग का इश्यू होता है और इसलिए रिलैक्स कर लो जैसी एडवाइस दे दी जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि स्ट्रेस वाला ब्लड प्रेशर असल में हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कोर्टिसोल और एड्रेनलिन इन जैसे हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का नॉइज, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेट नाइट्स और कांस्टेंट फोन अलर्ट्स या नोटिफिकेशंस बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में कैसे रखते रहते हैं, और क्यों सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या जबरदस्ती रिलैक्स करने से बीपी नीचे नहीं आता जब तक कि बॉडी को रियल सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी का सिग्नल नहीं मिलता। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको इमोशनल वैलिडेशन भी देगा और बायोलॉजी की क्लैरिटी भी, ताकि स्ट्रेस को समझकर हैंडल किया जा सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।